नमस्ते। कभी सोचा है ईसीजी की इन टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों में अक्सर किसी की जिंदगी बचाने की कहानी छिपी होती है? ये बिल्कुल एक जासूसी के काम जैसा है, जहां हर लहर, हर छोटा सा सेगमेंट एक सुराग है। तो चलिए, आज हम सीखते हैं कि इन सुरागों को कैसे पढ़ा जाए और दिल की धड़कनों में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाया जाए। देखिए, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं हैं, ये दिल की अपनी एक भाषा है। और इसी भाषा में हार्ट अटैक के इतने बारीक संकेत छिपे हो सकते हैं कि वो अक्सर पकड़ में ही नहीं आते। तो असली चुनौती यही है, क्या वो संकेत देखे जा सकते हैं जिन्हें शायद दूसरे मिस कर दें? ठीक है, तो किसी भी अच्छे जासूस की तरह काम शुरू करने से पहले हमें अपने औजारों को, अपनी भाषा को समझना होगा। तो आइए पहले ईसीजी की दुनिया के बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हर लीड दिल की तस्वीर खींचने वाला एक कैमरा है और हर कैमरा दिल को एक अलग एंगल से देख रहा है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, कोई कैमरा दिल को नीचे से देख रहा है, कोई सामने से तो कोई बगल से। ये 3D व्यू बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। ठीक वैसे ही जैसे एक जासूस क्राइम सीन का नक्शा बनाता है। और ये हैं इस भाषा के अक्षर P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। लेकिन हमारी जासूसी का सबसे बड़ा सुराग छिपा है ST सेगमेंट में। इस क्लिनिकल नोट पर गौर कीजिए। आमतौर पर यह सेगमेंट एक सीधी लाइन पर होना चाहिए। अगर ये ऊपर उठता है या नीचे गिरता है तो समझिए ये एक रेड अलर्ट है। इसका मतलब है कि दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, जिसे हम इस्कीमिया या इन्फाक्शन कहते हैं। तो हर तहकीकात में हम सबसे पहले उस सबूत को ढूंढते हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, यानी स्मोकिंग गन। ईसीजी की दुनिया में ये स्मोकिंग गन है क्लासिक ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसे हम शॉर्ट में स्टेमी कहते हैं। तो हम पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि ये एक स्टेमी है? खैर, इसके कुछ पक्के नियम हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। हमें J पॉइंट पर ST सेगमेंट को एक खास ऊंचाई तक उठावा देखना होता है और ये बदलाव कम से कम 2 पड़ोसी लीड्स में होना चाहिए। ये जो मिलीमीटर के नाप है ना, ये हमें झूठे अलार्म से बचाते हैं और असली इमरजेंसी को पहचानने में मदद करते हैं। और ये देखिए, एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, इसे क्लासिक एंटीरियर MI कहते हैं, जिसका खतरनाक नाम है विडोमेकर। जरा V1 से V4 लीड्स में इन बड़े बड़े कब्र के पत्थर जैसे ST एलिवेशन को देखिए। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये दिल की सबसे जरूरी धमनी LAD में एक बड़ी रुकावट का सीधा संकेत है। लेकिन असली मास्टरी तो उन चीजों को देखने में है जो साफ साफ नहीं दिखती। असली चुनौती है छिपे हुए सुरागों को ढूंढना, और इसके लिए हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है, मिरर इफेक्ट, या जिसे हम रेसिप्रोकल चेंजेस कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बहुत ही कमाल का है। जब दिल की एक दीवार पर चोट लगती है और वहां ST एलिवेशन होता है, तो ठीक उसके सामने वाली यानी ऑपोजिट दीवार पर उसकी एक मिरर इमेज बनती है, यानी ST डिप्रेशन। ये जो रेसिप्रोकल डिप्रेशन है ना, यही छिपे हुए हार्ट अटैक को पकड़ने की असली चाबी है। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। बाईं तरफ लीड्स II3 और AVF में एक इंफीरियर MI का साफ ST एलिवेशन दिख रहा है, और अब दाईं तरफ देखिए, लीड AVL में ठीक उसी का मिरर इमेज यानी ST डिप्रेशन। बस इसी ने कंफर्म कर दिया कि ये एक असली MI है, कुछ और नहीं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, हर जानलेवा हार्ट अटैक उन क्लासिक स्टेमी के नियमों पर खरा नहीं उतरता। असल में करीब 25% मरीजों की धमनी पूरी तरह बंद होती है, लेकिन उनके ECG में बस हल्का सा ST एलिवेशन होता है। तो हम इन्हें कैसे पकड़ेंगे? बिल्कुल सही, रेसिप्रोकल ST डिप्रेशन को देखकर। यही OMI यानी ओक्लूजन MI की पहचान है, जो दिखता तो हल्का है पर होता उतना ही घातक है। ये तो एकदम जबरदस्त जासूसी का काम है। दिल की पिछली दीवार का हार्ट अटैक यानी पोस्टीरियर MI ECG पर सीधा सीधा दिखता ही नहीं, हम उसे सामने की लीड्स जैसे V1 V3 में ST डिप्रेशन के तौर पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि सामने जो डिप्रेशन दिख रहा है वो असल में पीछे की दीवार पर हो रहे एलिवेशन का ही तो मिरर इमेज है। कमाल है ना? अब हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह यहाँ भी कुछ धोखेबाज हैं। कुछ ECG पैटर्न ऐसे होते हैं जो लगते तो हार्ट अटैक जैसे हैं पर होते नहीं हैं, और इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है, वरना सारा डायग्नोसिस गलत हो सकता है।
यहाँ दो सबसे बड़े हमशक्ल हैं पेरिकार्डाइटिस और हार्ट अटैक। इनके आकार को देखिए। पेरिकार्डाइटिस में एसटी एलिवेशन काठी जैसा सैडल बैक शेप का होता है, जबकि एमआई में ये एक गुंबद यानी डोम जैसा होता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क, जी हाँ, हार्ट अटैक में रेसिप्रोकल चेंजेस होते हैं, पेरिकार्डाइटिस में नहीं। यही हमारा निर्णायक सुराग है। एक और आम हमशक्ल है बेनाइन अर्ली रीपोलराइजेशन। ये अक्सर 50 साल से कम उम्र के हेल्दी और एक्टिव लोगों में दिखता है। इसकी पहचान है फिश हुक जैसा पैटर्न। और एक बार फिर वो कौन सा सुराग है जो हमें सच बताता है? बिल्कुल सही, इसमें भी रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं होते। बहुत बढ़िया, हमने सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, हम शक्लों को पहचान लिया है और अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल भी सीख लिया है। तो अब वक्त आ गया है इस केस को क्लोज करने का। ये रही आपकी फाइनल डायग्नोसिस चेकलिस्ट। एक बात हमेशा याद रखनी है, ईसीजी एक पल की तस्वीर नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है जो समय के साथ बदलती है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, हार्ट अटैक इवॉल्व होता है, नॉर्मल से शुरू होकर हाइपर एक्यूट टी वेव्स, फिर एसटी एलिवेशन और आखिर में क्यू वेव्स तक। इसका सीधा सा मतलब है कि एक नॉर्मल ईसीजी के आधार पर हार्ट अटैक को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगर शक है तो 15 मिनट बाद ईसीजी दोहराना ही समझदारी है। तो ये रही हमारी फाइनल 5 पॉइंट चेकलिस्ट। हमेशा कॉन्टेक्स्ट से शुरू करें, मरीज की कहानी क्या है, फिर जे पॉइंट चेक करें, क्या नियम पूरे हो रहे हैं। तीसरा, हमारा सीक्रेट वेपन रेसिप्रोकल चेंजेस ढूंढें। चौथा, मॉर्फोलॉजी देखें, वेव्स का आकार कैसा है, क्या वो खतरनाक लग रहा है। और आखिर में, जब भी जरा सा भी शक हो तो ईसीजी को रिपीट करें। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये है कि अगली बार जब कोई ईसीजी देखेगा तो क्या वो सिर्फ वही देखेगा जो सामने दिख रहा है, या फिर एक सच्चे जासूस की तरह उन छिपे हुए रेसिप्रोकल चेंजेस की तलाश भी करेगा जो किसी की जान बचा सकते हैं।